राधे राधे। बीते कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जो हुआ, जब पहली बार मैंने सुना ना तो मतलब मेरे हाथ पैर एकदम, पहली बार ऐसा हुआ कि हाथ पैर मेरे एकदम कांपने से लग गए और कुछ समझ में ही नहीं आया कि मतलब ये हुआ क्या। डिस्कवरी चैनल पे जब दिखाते हैं ना कि कोई शेर गया किसी शिकार किया, उसने अपनी दरिंदगी किसी शेर ने भी अपने शिकार के लिए नहीं दिखाई गई होगी जितनी उस स्त्री के साथ, या उस, कैसे बोलूँ, मतलब उस समय मेरे मेरे मन में कुछ आ ही नहीं रहा था, कुछ लग ही नहीं रहा था। मतलब लग रहा था क्यों संसार में मैं आया हूँ। मतलब क्या यही सब देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था कि इस तरह की हिंसा मैं देखूं, इस तरह का किसको दोष दूं मैं। आज तो काफ़ी दिन बीत गए और बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया है ये देश के लिए। ऐसे तो लेकिन बहुत मुद्दे आए ना, बहुत मुद्दे आए और मुझे अब भी मतलब मैं इस निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहा हूँ कि मैं इसमें कितना क्या कर सकता हूँ। बस जो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन है वो मैं आज शेयर करूँगा इस बारे में। मैं बीते कुछ दिनों में कोई वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो कंटेंट है वो इस पे है कि समाज में लोग कुछ चीज़ें मेरे द्वारा सीख सकें। और फिर मुझे लगा कि समाज में कुछ गंदगी हो तब समाज सेवक की ज़रूरत है, इसलिए मैं नहीं बनाता था वीडियोस। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मतलब अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब बनाऊँ इन चीज़ों पे। बड़ा मतलब मैं बड़ा नपुंसकता का अनुभव करता हूँ जब मैं ये ऐसे केसेस देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। ये बातें बातें दो चार बातें कर लेना से ना वो बहन हमारी वापस आ जाएगी, ना उसके साथ जो अत्याचार हुआ मैं वापस ला सकता हूँ। हाँ, अपराधी को सजा दे करके कुछ समय का सुकून मिल सकता है हृदय में, असल सुकून लेकिन तब मिलेगा जब ऐसे अपराध होना ही बंद हो जाए। मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, मेरी भी एक बहन है, आज रक्षाबंधन है, उसने राखी बांधा, लेकिन किस मुख से मैं कहूँ, मैं तो उसको मुख दिखाने के भी काबिल नहीं हूँ। किस मुख से कहूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, किस मुख से उससे मैं कहूँ कि तुम जो चाहो करो, तुम्हें करियर में, जीवन में जो करना है करो, खुल के करो। किस मुख से मैं कहूँ कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम पुलिस बनो, कैसे बोलूँ मैं। मतलब बहुत असहारा महसूस कर रहा हूँ कि इस विषय में कैसे बोलूँ मैं। फिर बड़ी हिम्मत बांधी तो लगा कि एक हिंसक व्यक्ति के द्वारा की हुई हिंसा से अगर हम भयभीत हो गए तो फिर हम धर्म पे नहीं चल पाएंगे। इस समय भारत की जो स्थिति है, वर्तमान समय में जो उस बहन के साथ हुआ, उसको लेकर के जो भारत में आक्रोश है या जो स्थिति है, हमारी वही हालत है इस समय। सबका तो मैं नहीं जानता, मेरी वही हालत है जो अर्जुन की थी रणभूमि में। कहीं ना कहीं अंदर बैठे भगवान ने फिर बोला कि भयभीत तो उसको होना चाहिए जो हिंसा हिंसा कर रहा है, हम क्यों भयभीत हो रहे हैं। हाँ, शोक का समय है, बहुत ही शोक का समय है, लेकिन शांत रहने से नहीं होगा क्योंकि मेरी भी बहन है। पता नहीं आपकी है कि नहीं, आप हो सकता है चुप हो, या हो सकता है आपको मेरी तरह वीडियो बनाना ना आता हो। क्रोध आप में भी होगा कहीं कहीं ना कहीं, लेकिन भयभीत हमें नहीं होना चाहिए। अहिंसा के मार्ग पर चलना है, लेकिन हिंसा देखकर भयभीत हो गए तो अहिंसा के मार्ग पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। हिंसा देखकर भयभीत नहीं, खून देखकर अगर डर गए तो युद्ध कर पाओगे। अगर आप धर्म के राह पर हो, सामने वाला अधर्म पर है, और धर्म और अधर्म का ये युद्ध है,
और आप खून देखकर डर गए, तो आप कभी भी अहिंसा को जिता नहीं पाओगे, हमेशा ही हिंसा जीत जाएगी। तो हिंसा को देख कर के भयभीत नहीं होना है। अपितु मतलब अब ये बातें मैं कैसे बोल पा रहा हूँ और कितना बोल रहा हूँ, मैं बहुत उम्र में छोटा हूँ, मेरे से बड़े लोग, छोटे लोग, सब लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। लेकिन आज राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन सारी बहनों से एक वादा करना चाह रहा हूँ, हृदय से एक वादा कर रहा हूँ कि मैं अब किसी हक से राखी नहीं बंधवा सकता तुम लोगों से, लेकिन बस एक वादा कर रहा हूँ कि मैं आज से ही पूरे जीवन को अपने ऐसा समर्पित करूँगा कि मैं पूरे जीवन को भारत की नहीं अपितु पूरी दुनिया की बहनों के लिए ऐसा समर्पित करूँगा कि उनके, क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि मैं ये चीज़ें, इतनी बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ जितनी वो मैं काबिल हूँ करने के, लेकिन आज से मैं अपने जीवन को पूरी दुनिया की स्त्रियों के लिए समर्पित करूँगा और सबको अध्यात्म के विषय में ज्ञान दूंगा, बताऊंगा जितना भी मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है आज तक, और जितना ही सीखूंगा आने वाले समय में। खुद को भी सुधारूंगा, इस देश को भी सुधारूंगा, इस दुनिया को भी सुधारूंगा। मैं हूँ नहीं काबिल सुधारने के, मेरे कृष्ण हैं, वो ही जो भी करना होगा करेंगे। मैं अपनी तरफ से केवल एक प्रयास करूंगा, और वो प्रयास ये रहेगा कि मुझे जो लगता है कि भारत में ही नहीं अभी तो कहीं पे भी जो रेप हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, इनके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है। बीते 15-20 वर्षों में जिस हिसाब से पॉर्न एडिक्शन बढ़ा है बच्चों में, पॉर्न के विषय में हो सकता है आज भी कुछ लोग हो जो ना जानते हो, वैसे तो लगता नहीं, क्योंकि भारत पूरे विश्व में पॉर्न देखने में नंबर 1 देश हो गया है आज के समय में, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। तो पॉर्न जो होता है कि गंदे चलचित्र जिसमें नग्न अवस्था में बेटियों को, बहनों को दिखाया जाता है, इसका एडिक्शन भारत के युवाओं में सबसे ज़्यादा आज बढ़ गया। और एक बहुत ही गंदी जो जानकारी है जो मुझे यहाँ से बतानी पड़ रही है वो ये है कि जिस चीज़ को आप बार बार देखते हो आप वैसा ही बनते जाते हो, ये हमको सबको पता है। तो उसमें एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उसको एक वस्तु की तरह से दिखाया जा रहा है। अपितु यूरोपीय सभ्यता से ये निकला है पॉर्न वीडियोस बनना। और तो यूरोपीय सभ्यता के अनुसार स्त्री को वो वैसे भी एक भोग की ही वस्तु मानते हैं, और यह मानते हैं कि वह एक भोग्या है, और उनके हिसाब से स्त्री के अंदर आत्मा नहीं होती। अभी अमेरिका में 1950 तक ये बात चलती रहती थी कि स्त्री को जो है आधी सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो आत्मा है नहीं। जो पुरुष काम करे और एक स्त्री काम करे, दोनों सेम काम को करें, उसी काम के लिए अगर पुरुष को 10,000 दिया जा रहा है तो महिला को 4-5 हज़ार ही मिलने चाहिए। इस पे काफ़ी समय तक बहस चली है अमेरिका में और अन्य यूरोप के देशों में। तो ये वहीं से ये पॉर्न आई है। और जब सेक्स एजुकेशन की बात करो, काम वासना के विषय पर बोलो, तो लोग कहने लगते हैं, हंसना चालू कर देते हैं और ऐसे करेंगे जैसे कितनी बड़ी बात हो गई है भारत में। और पॉर्न देखने में अकेले में कोई दोष नहीं है, और उसको वही सिखा दो। मैं माँ बाप जो हैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आपकी बेटी, आपका बेटा किसी के साथ गलत कर रहा है या कुछ गलत कर दे रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जा रहा है, आपने उससे पहले कितनी बार उसको समझाया कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिना डांटे? आपने प्यार से कब उसको बैठाया और बोला कि बेटा देखो तुम्हारी 13-14 की उम्र है, इस उम्र में ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती हैं, इन चीज़ों से लेकिन दूर रहना, हमको अवश्य बताना। कितना मित्रवत व्यवहार किया आपने और कितनी बार बात की उससे इस विषय में? जब आपने उसको बताया ही नहीं कि ये गलत है और क्या गलत है, तो फिर उससे गलती होगी तो उस गलती की सजा आप कैसे उसको दे सकते हो? मैं एक बहन का भाई हूँ, मैंने भी देखे हैं परिवार में, अपने परिवारों में भी देखा है, कहीं भी लड़का लड़की एक जैसे नहीं है। हमारे यहाँ तो फिर भी काफ़ी है, काफ़ी हद तक
कहीं ना कहीं बहन को थोड़ा ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जाती है कुछ चीज़ों में। लेकिन जब कोई लड़का गलती करे, लड़की गलती करे, तो गलती दोनों की है। और आपने कभी उनको समझाया है कि ये चीज़ गलत है? जब गलत हो गया तब आपने एकदम से रिएक्शन ले लिया, ये तुमने ये गलत कर दिया, तुमने हमारी नाक कटा दी कर। आपने बताया कि इससे क्यों नाक कटती है, क्यों बेइज्जती हो रही है इस चीज़ से? आपने कभी दिया उसको सेक्स एजुकेशन? आपको तो उसमें ही शर्म आ जाएगी। बच्चा अकेले बैठ के पॉर्न देखे, कुछ भी करे, लेकिन हम बात नहीं कर सकते इस विषय में। तो जितना मुझे लगा कि इस प्रॉब्लम का क्या समाधान हो सकता है, मैं आज बता रहा हूँ। और मैं आज के दिन, आज 19 अगस्त के दिन ये प्रण ले रहा हूँ कि दुनिया में, भारत में या दुनिया में जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, चाहे कानूनी व्यवस्था से हो या शिक्षा व्यवस्था से हो। क्योंकि दो ही पहलू हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, कानून और एक शिक्षा। कानून पॉर्न एडिक्शन जान रहा है, देश पॉर्न एडिक्शन के बारे में जान रहा है, कानून चाहे तो इसको बैन कर सकता है। क्यों नहीं कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार दोषी है, कोई भी, पहले जो थी वो भी या आज भी, क्योंकि किसी सरकार ने इसको बंद नहीं किया। मेरी शिकायत तो रहेगी इसको लेके कि पॉर्न क्यों नहीं बंद किया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि कितने युवाओं का भविष्य इससे बर्बाद हो रहा है। क्यों बंद नहीं किया जा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे क्या कारण है। तत्कालीन समाधान की अगर बात करें तो आरोपियों को तो निश्चित ही फांसी होनी चाहिए, वरना ये एक उदाहरण नहीं बन पाएगा। या यूँ कह ले कि ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए, ऐसे गंदे लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा कि हम कुछ भी कर करके छूट जाएंगे। तो इस केस में तो मेरा यही मत है, मैं सिर्फ मत दे सकता हूँ एक नागरिक होने के कारण, वरना मेरा बस चलता तो मैं क्या बोलूँ, अब मेरा बस चलता तो फिर। लेकिन एक मत के तौर पे यही कहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में रूह कपा देने वाली सज़ा होनी चाहिए। लेकिन हाँ, सज़ा की बात ये भी है कि इस केस में तो निश्चित सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मैं अन्य केसेस की अगर बात करूँ तो बलात्कार के लिए फांसी की सज़ा दे देना या मृत्युदंड दे देना हर समय संभव नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, आरोपित फिर यह सोचेगा कि मृत्यु पे उतारूं मैं, मतलब किसी की हत्या कर दूं तो भी मुझे मृत्युदंड ही मिलेगा, और ये करने के बाद भी मुझे मृत्युदंड ही मिलेगा। तो इससे ये मैंने किसी एक महापुरुष से सुना था कि इससे फिर आरोपी रुकेगा नहीं, आरोपी फिर आगे बढ़ेगा, मतलब फिर वो हत्या तक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि इस चीज़ की सज़ा हमको उतनी ही मिलेगी, हमको मृत्युदंड ही मिलेगा। तो ऐसे हो सकता है वो एक अपराध के बाद रुक जाता। लेकिन जब ऐसा कानून बन जाए, अगर नियम में आ जाए कि सज़ा मृत्युदंड ही दी जाएगी, तो वो फिर रुकेगा नहीं इतने तो थोड़ा हमें मनुष्यता की तरह सोचना। मैं जानता हूँ कि इस समय मेरी ये सब बातें करना, मतलब मुझे खुद में भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं मास एक बड़े स्तर पर बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे इन चीज़ों को हम लोग रोक सकते हैं, कानूनी व्यवस्था से भी और शिक्षा व्यवस्था से भी। तो कुछ पहलू हैं जो मैंने लिखे हैं, समझे हैं, जगह जगह से इकट्ठा किए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस साउथ अफ्रीका में होते हैं रेप के, उसके बाद एक अन्य देश हैं, ऐसे ही 10 कड़ियाँ हैं देशों की। और इनसे मुझे पता चला कि जहाँ जितने खतरनाक सज़ा के कानून बनाए गए हैं, वहाँ उतनी ही ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं। आप इस पे एनालिसिस करिएगा, मैंने भी की है थोड़ी बहुत। तो केवल सज़ा ही से नहीं होगा, शिक्षा से होगी ये चीज़ें। सवाल यह आता है कि कौन है जिम्मेदार इस भारत में होने वाली ऐसी घटनाओं के लिए, या विश्व में भी होने वाली ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? तो केवल दो लोग तो सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्यतः संस्थागत देखें तो एक शिक्षा व्यवस्था और एक कानून व्यवस्था। भारत की शिक्षा और कानून दोनों में ही बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था रही है शुरू से, जब से अंग्रेज़ नहीं आए। जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तब, अंग्रेज़ों के आने के बाद तो एकदम ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव की ज़रूरत है, आज ही आचार्य प्रशांत जी का मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि पेरेंटिंग
और टीचिंग दोनों में सिखानी पड़ेगी। टीचर्स को टीचिंग सिखानी पड़ेगी, पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखानी पड़ेगी। और मैं 2 दिन पहले से ही इस विषय में सोच रहा था कि शिक्षा व्यवस्था बहुत बड़ा योगदान देती है किसी भी देश के लोगों का चरित्र कैसा है इस चीज़ में। अगर बचपन से सिखाया जाता कि अपनी इंद्रियों को वश में करो, वश में करो, वश में करो, अपने आप को पूर्णतः भोगी ना बना दो हर चीज़ों का, क्या सिखाया जा रहा है हमें? गरीब हो अमीर हो, हर बच्चे को यही सिखाया जा रहा है, और करो और करो और करो और भोगो और भोगो। जीवन में इतना पैसा कमा लोगे ये मिल जाएगा, इतना कर लोगे ये मिल जाएगा, तरह तरह का खाना, अच्छा पहनना, बस यही है जीवन। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। अरे कितने ही प्राणी हैं तुम्हारे अलावा, उनको तुम खाना दे रहे हो, उनको नहीं मिल रहा भोजन। कितने ही प्राणी हैं दुनिया में जो कपड़े नहीं पहन रहे, वो नहीं जी रहे हैं। तो एक भोगने वाले व्यक्ति के लिए जैसे खाना बार बार भोगने की चीज़ है, मांस बार बार भोगने की चीज़ है, वैसे ही भोगने वाले व्यक्ति के लिए शरीर भी बार बार भोगने की चीज़ हो जाएगी। और इस चीज़ में देरी नहीं लगेगी अगर हम यूँ कहें कि भारत में 70% युवा पॉर्न एडिक्ट हैं। तो जो दिन भर वही चीज़ें देख रहा है, वही चीज़ें देख रहा है, तो उसके अंदर कहाँ तक नहीं आ जाएगा कि वो अपने आप को रोक ना पाए उन चीज़ों को। एक व्यक्ति जिसको पैर हिलाने की आदत हो गई, नाखून खाने की आदत हो गई, अपने को नहीं रोक पाता, कितना भी उसको समझाया जाए, माँ बाप कितना भी समझा दे, नहीं रोक पाते। तो जो बार बार वही चीज़ देख रहा है वो अपने को रोक पाएगा? तो एक नियत समय होता है जब उसको रोका जा सकता है। गाड़ी आप चला रहे हो, एक नियत समय है कि गाड़ी चलते चलते आपने उसको तब कंट्रोल कर लिया, वरना आप फिर गिरोगे ही। इसीलिए वो जो रेपिस्ट हैं उनसे जब सवाल पूछा था तो वो कहते हैं हम नहीं, पता चला हमें। मैं फिर कह रहा हूँ इस केस की बात मैं नहीं कर रहा, एक मास की बात कर रहा हूँ, एक बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी इंद्रियां वश में नहीं है। अब ऐसी इंद्रियां और ये सब बातें करो तो लोग कहते हैं अरे पुराने ख्यालों वाले बाबा जी वाली बातें कर रहे हैं। भाई करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। इस विषय में सोचना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। अध्यात्म का ज्ञान बीच में आएगा ही तभी कुछ हो सकता है। केवल साइंस पढ़ लेने से, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब पढ़ लेने से आप नौकरी तो पा सकते हो, थोड़ा पैसा भी कमा सकते हो, चरित्र नहीं बना सकते। चरित्र के लिए गीता पर ही आना पड़ेगा, कुरान पर ही आना पड़ेगा। चरित्र के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को ही पढ़ना पड़ेगा, चरित्र के लिए कबीर को ही पढ़ना पड़ेगा, चरित्र के लिए राम को ही पढ़ना पड़ेगा, चरित्र के लिए बुद्ध को ही पढ़ना पड़ेगा। एक ऊंचाई पाओगे जीवन में तो ही पता चलेगा ये भोगने की चीज़ें, चाहे खाने पीने की भोगने की चीज़ें हों या एक शारीरिक सुख को भोगने की चीज़ें, ये सब भोगने की ही चीज़ें हैं और सब एक ही बराबर है। अगर किसी को भोगने की आदत पड़ गई तो वो स्त्री को भी भोगेगा, क्योंकि उसको वही सिखाया गया बचपन से, उसको भोगना ही सिखाया गया। तो शिक्षा व्यवस्था में मुझे लगता है बदलाव करने, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे अब सरकारों से उम्मीद बिल्कुल रह नहीं गई है कि वो शिक्षा व्यवस्था में कुछ कर पाएंगे इस चीज़ों को लेके, सेक्स एजुकेशन को लेके। तो मैं जितने भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो करे ना करे, सिखाने वाले तो आप हैं, तो अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए। मैं तो बना चुका हूँ आज से। आप कहीं भी पढ़ाते हैं, अगर आप टीचर हैं, पेरेंट्स के लिए अलग बताऊंगा, अगर आप टीचर हैं, आप कहीं भी पढ़ाते हैं, तो आप पूरे दिन का आधा घंटा एटलीस्ट देंगे कि बच्चों को आप भले 10-10 मिनट, हर क्लास में अगर आप जा रहे हो तो 10 मिनट 5 मिनट इन चीज़ों पे ज़रूर बताएंगे। बच्चे हंस रहे हैं, हंसने दो उनको। थोड़ा ये नहीं कि आप हर चीज़ में डांटने लग जाओ, लेकिन थोड़ा इस विषय में समझाओ कि आपकी ये उम्र है, देखिए आपको ऐसे ऐसे अर्जेस आपके अंदर आ सकते हैं, ये गुड टच होता है, ये बैड टच होता है, आपकी उम्र कम है और आपके अंदर ये भावनाएं आएंगी, लेकिन अभी इस चीज़ को प्यार से हमें समझाना। हमें अपना भाई शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो भी तो पढ़ाने वाले हम हैं। आप इस पर विचार करिए, अगर शिक्षा व्यवस्था बदलती है तो भी सिखाने पढ़ाने वाले तो हम ही हैं। तो अगर हम पहले ही सिखाने लगे, क्यों शिक्षा व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं हम? जनता जो चाहे कर सकती है। जनता पहले ही सेक्स एजुकेशन अगर देने लगे, उसमें आए ना आए, पॉलिसी में आए ना आए, हम तो दे सकते हैं ना। हम टीचर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ 10 मिनट व्यतीत करिए, 20 मिनट व्यतीत करिए। हो सकता है वो शर्माएं, हो सकता है वो आपको फ़ोन ना दिखाने योग्य होना, तो
उन चीज़ों को हैंडल करिए भाई। आप पेरेंट हैं, ना करते ना पैदा। अगर इतनी समस्या थी, बात नहीं कर सकते थे इन विषयों पे, तो मत करते पैदा। कहीं ना कहीं आप भी तो दोषी हो रहे हैं उनके बिगड़ने के पीछे, उनकी गलत राह पर जाने के पीछे। आप सुधारने के लिए सिर्फ एक रास्ता जानते हैं, मार पीट, ये वो। ऐसे सुधरेंगे? कितनी देर आप बैठते हैं? मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, और सामने से कभी नहीं बोल पाता, लेकिन अपने माँ बाप का बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ मैं अपने को, कि माँ बाप हम लोगों को शुरू से इन चीज़ों में समझे, बताए कि ये गलत है, ऐसे ये हर चीज़ों में डांटने नहीं लगे। तो बैठिए, आप उनके साथ बैठिए, इन विषयों पे बात करिए। दिन भर में 10 मिनट कम से कम दीजिए, महीने में कम से कम एक दिन जरूर बैठिए ऐसा कि उनको आप इन विषयों पे बताएं। स्त्री का मन कैसा होता है, मैं भी एक सीरीज़ लाऊंगा, हो सकता है। तो मुझे ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं यहाँ कोई इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर बनने नहीं आ रहा था, वरना मुझे इन चीज़ों पे बोलने में बड़ा अच्छा ही लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, अब इस पे बोलना ही पड़ रहा है। कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो समाज नहीं ये चीज़ें जान पा रहा है। भाई एजुकेशन पॉलिसी में लाना तो एक बहुत बड़े स्तर पे लाने वाली बात होती है कि बहुत सिलेबस में बदलना, ये तो एक सेक्स एजुकेशन लाने की बात है ना। तो अगर जितने टीचर्स हैं इसको फॉलो करने लगे, तो मैं बस अपना यही प्रयास करूँगा, बड़े लेवल पे बस यही प्रयास किया जा सकता है कि टीचर्स को ये बात सिखा दी जाए कि आप तो सिखा सकते हो ना, ज्ञान देने वाले तो आप हो, गुरु तो आप हो। एक एजुकेशन पॉलिसी में एक नियम ला लेने से केवल थोड़ी ना हो सकता। अगर आप चाहो तो ऐसे ही सिखा सकते हो, आप चाहो तो, लेकिन हाँ, उसके लिए पहले आपको भी होना चाहिए ज्ञान, सेक्स एजुकेशन के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए क्या। तो बहुत बड़े फिलोसफर्स ने बताया, बहुत बड़े तरह तरह के ज्ञानियों ने बताया इस विषय में। भारत में तो ज्ञानियों की भरमार लगी हुई। स्त्री के मन के विषय में बताइए, स्त्री का मन क्या चाहता है। पुरुष जानता ही नहीं ना, इस देश का पुरुष जानता ही नहीं। उसको लगता है वो भोगना चाहता है तो वो भी भोगना चाहती है मुझे। उसने तो पार्न में देखा है कि जितना सुख पुरुष को मिलता है संभोग में, उतना ही सुख महिला को भी मिलता है। उसने पार्न में यही देखा है। जो देख रहा है वो सीख रहा है, और ऐसे ही देखते देखते उसको लगेगा, कुछ समय बाद पॉर्न देखते देखते ही लगेगा कि मैं उसके साथ फोर्सफुली भी करूँ तो उसको अच्छी लग रही है वो चीज़ें। आपको पता नहीं है, 97% केसेस जो रेप के होते हैं वो मैरिटियल रेप केसेस होते हैं, यानी उनका विवाह हो चुका है, विवाह के बाद भी स्त्री का मन नहीं है उस चीज़ों में, फिर भी हो रहा है। एक डॉक्टर को मैंने सुना था, जो स्टॉक्स है उस पर पड़ी है वीडियो उनकी, देखिएगा, कि विवाह के पश्चात भी एक स्त्री गर्भवती हो गई, काफ़ी वर्षों बाद हुई, फिर उसके पति से कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि वही बात है, इंद्रियों का खेल है। उस व्यक्ति को कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि बचपन से उसने कंट्रोल किया नहीं, बुढ़ापे में होगा नहीं कंट्रोल। तो उस व्यक्ति ने उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसका मिसकैरेज हो गया। तो सोचिए, संसार में या भारत में ही जहाँ से अध्यात्म उपजा है, जो विश्व गुरु कहला रहा है, उस देश के ही लोगों को अपनी इंद्रियों पे वश नहीं है। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की एब्सेंस है, स्पिरिचुअलिटी की एब्सेंस है ये, और भारत की हार है, बहुत बड़ी हार है भारत। हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, तरह तरह की, हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का। अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, और स्वयं के अंदर पहले होना चाहिए। मैं आज ये बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी स्त्री के विषय में, स्त्री के मन के विषय में, स्त्री के बारे में कुछ सीखा है, जाना, तो ही थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ। और मैं पूरा ज्ञान नहीं, मुझे भी इस विषय में, लेकिन अब नहीं तो कब बोलूँ। जीवन का भरोसा नहीं है ना, कि मेरे अंदर की भी बातें रह जाएंगी कि मैं कुछ योगदान कर सकता था और मैं नहीं कर पाया देश के लिए। क्या फ़ायदा मैं आने वाले समय में IAS IPS कुछ भी बन गया, फिर भी फ़ायदा क्या है अगर मैं ये नहीं कर पाया जो आज कर रहा हूँ। तो इसलिए तो शिक्षा व्यवस्था में ये हमें बदलाव लाना पड़ेगा। और टीचर्स, शिक्षा व्यवस्था के लिए हमको किसी शिक्षा की नीति के पीछे नहीं भागना है, शिक्षा के कानून के पीछे नहीं भागना है, शिक्षा मंत्री के पीछे नहीं भागना है। हमें स्वयं में बदलाव लाना है, टीचर्स को स्वयं में बदलाव लाना है। प्रिंसिपल से मेरा ये आग्रह है कि आप कंपलसरी कर दो, आपका प्राइवेट स्कूल है, आप तो एटलीस्ट कंपलसरी कर सकते हो, आप कंपलसरी कर दो कि कोई टीचर 20 मिनट इस विषय में पढ़ेगा और आधे घंटे बोलेगा, जरूर बोलेगा, डेली बोलेगा। या इकट्ठा सबको बच्चों को कर दिया, देखिए बेटा आप लोग की ये उम्र है, अभी आप लोग 8-9 क्लास में आए हैं, आपके अंदर ये अर्जेस आते होंगे, ये चीज़ें बताइए। आप आपके साथ बीता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, पढ़ने से ज़्यादा आपका अनुभव है उस विषय में, आप बोल सकते हैं।
दूसरी बात है कि कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था में हमने बताया कि सख्त कानून बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था में ऐसे भी बदलाव लाने चाहिए कि केवल कड़े कानून बनाने से नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये केसेस हैं कि सीधे गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहाँ पे भी अपराध दिन पे दिन बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो उन विषयों में कानून को जैसा लगे, मुझे कानून का बहुत ज्ञान नहीं, शिक्षा बचपन से कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो कुछ चीज़ों में चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं बता पाता हूँ। लेकिन जिम्मेदार दो ही हैं, शिक्षा और कानून। किसी भी देश का अगर शिक्षा और कानून मजबूत है, इसीलिए तो मैकॉले भारत में जब आया तो उसने शिक्षा और कानून को ध्वस्त कर दिया। अब ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो कानून चल रहे हैं, मैक्सिमम कानून तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, और अंग्रेजों ने कानून किसके लिए बनाया था? गुलामों के लिए। अब थोड़ी ना है कोई गुलाम है, फिर भी मैक्सिमम कानून वही चल रहे हैं। अब इस पे बड़ा विवाद हो जाएगा, मैंने ये बोल दिया है तो, लेकिन अब जो सत्य है वो सत्य है, उसमें विवाद हो क्या हो उससे मुझे मतलब नहीं है इस केस में। लेकिन निश्चित मृत्युदंड होना चाहिए, कानून के तौर पे मैं ही बोलना चाहूँगा। शिक्षा व्यवस्था में मैंने बड़ी बात कर दी। आगे चल के मैं स्त्री के विषय में, स्त्री का मन कैसा होता है, स्त्री को किस में प्रसन्नता मिलती है, स्त्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, और स्त्रियां कमज़ोर नहीं हैं। एक बात याद रखना, अगर मेरी जितनी भी बहनें, आज राखी का दिन है, मैं जितनी भी बहनें हैं जो मुझे भाई मानती हैं, मैं यही कहूँगा कि एक बात याद रखना, तुमसे मजबूत कोई नहीं है, तुमसे मजबूत कोई नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। एक लड़की जो है, महीने में 7 दिन उसके यूं ही व्यर्थ हो जाते हैं, 7-8 दिन दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में। उसके बाद उसके जो घर के कार्य हैं, कितने ही कार्य उसको करने पड़ते हैं। पुरुष के मुकाबले उसके पास कुछ समय ही नहीं रहता। उसके बाद भी वो नीट क्रैक करती है, IIM जाती है, एम्स जाती है, IAS बनती है। मतलब इतना स्ट्रगल के बाद उसके पास महीने में 15 ही दिन है समझो पढ़ने के बाद। तुम तो पुरुष हो, तुम्हारे पास तो 1 महीना है। सोचो स्त्री मजबूत है कि नहीं मानसिक तौर पे। हो सकता है तुम डोले सोले बना दो, बॉडी बना लो, मजबूत कौन है तुम भी जानते हो। कौन तुम्हें सुबह शाम खाना खिला रहा है तो डोले बना पा रहे हो, देख लो। तो रिस्पेक्ट तो करनी ही है, लेकिन असल रिस्पेक्ट तब होगी जब हर एक बच्चे को हम भारत के सिखा पाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये सिखा पाएँ कि स्त्री का मन कैसा है। सेक्स एजुकेशन बहुत आवश्यक। सेक्स एजुकेशन के नाम पे 2-4 बायो के चैप्टर जोड़ने से नहीं होगा, और ना इसका इंतजार करने से होगा कि हमारे देश के नेता कुछ करें, शिक्षा मंत्री कुछ करें। कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं, हमें ही करना पड़ेगा। हम आप टीचर्स हैं, भले हो सकता है बच्चे बोर हों। मैं अभी आपको ये भी बता दूं, मैं भी कई जगह पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को जब इन विषयों पर बोलो ये वो, तो या तो शर्माने लगेंगे या तो फिर वो अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। लेकिन हमें बोलना है, देश सेवक हो ना तुम, वरना वो दिन दूर नहीं कि हर बच्चा पॉर्न देख देख के यही करेगा। यकीन मानो यही करेगा। हो सकता है आप पिता हो, आपका ही बच्चा आने वाले दिनों में ये कर दे, अगर आपने आज नहीं समझाया। तो हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आज ही इन चीज़ों पे एक्शन लीजिए और समझाइए सभी को इसके विषय। बस यहीं पे आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले जो भी, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो स्त्री के विषय में बताऊंगा। और मैं बता रहा हूँ, आज से ही मैंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया कि मैं युवाओं को इसके प्रति बहुत जागरूक करूँगा कि आप अपनी इंद्रियों को वश में रखिए, क्योंकि अगर इंद्रियां वश में रहेंगी तो ही ये रुक सकते हैं। मैक्सिमम केसेस तो ही रुक सकते हैं। इस केस में लेकिन फांसी ही होनी चाहिए या मृत्युदंड ही होना चाहिए। बस आज फिर से मैं देश की सभी बहनों से एक बार माफ़ी चाहूँगा हृदय से कि हमारी मर्दांगी पे अब वैसे भी दाग लग चुका है। हमारी मर्दांगी पे कुछ है नहीं कहने को कि हम मर्द हैं या क्या है, लेकिन एक वादा जो मैंने किया है उसको निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। राधे राधे।